Hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, as suggested by most of the students कि यार आपको एक फिजिक्स की मतलब वीडियोस चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए. So that's all we are going to start today. सेमेस्टर 2 का ये पहला वीडियो है आपके फिजिक्स के लिए एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेचुरल डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. आपका जो साउंड चैप्टर था दैट वाज बेसिकली उसको मतलब आधे पार्ट में आया था सेमेस्टर 1 एंड द रेस्ट हाफ इज गोइंग टू कम इन सेमेस्टर 2. तो जो रेस्ट 2 आपका बच गया है, जो हाफ आपका बच गया है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. बेसिकली उसका भी ये एक पहला वीडियो है, आप मान सकते हो, ठीक है, जिसमें हम लोग नेचुरल डैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात करेंगे. फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस होता है जिससे हम लोग रेजोनेंस करते हैं, वो एक अलग ही वीडियो में डिस्कस होगा कि उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है. और इस साउंड चैप्टर में आपका एक और चीज बच जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. सो वी आर गोइंग टू डू और दैट इन एक और सेपरेट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे क्योंकि ये सबके थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको, इसीलिए यार ये पार्ट बाय पार्ट बनेगा, ठीक है. अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज, आपका जो एक क्वेरी होगा उसको मैं रिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा. सेमेस्टर 2 के लिए कौन सी एक अच्छी बुक है जो आपको प्रेफर करनी चाहिए. तो यार मैंने अभी हाल फिलहाल में इसे देखा है. दिस इज अ बुक फ्रॉम ओसवाल गुरुकुल. इसका 2 वॉल्यूम आया हुआ है, अगर आप चेक करो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 में बेसिकली आपको इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट्स आपको वॉल्यूम 1 में मिलते हैं. रेस्ट और भी जो बच गया आपका मैथ, साइंस वगैरह वो वॉल्यूम 2. तो उसका भी रिव्यू जल्द आपको मिलेगा इसी चैनल पे. सो वॉल्यूम 1 में मतलब कि ये जो बुक है इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर है जिसके मतलब बेसिस पे आपको इस बुक को एक बार जरूर ट्राई आउट करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बुक है आपको सेमेस्टर 2 के लिए बनाया गया है. एंड अगर मैं सेमेस्टर 2 यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई वांट दैट the question which should be in this book should be of both type, means MCQ also and subjective also. ये दोनों टाइप आपका इस बुक में है. सो एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको MCQ टाइप बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्टिव, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज. मतलब हर एक जो चैप्टर है चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर नंबर 1 हिंदी में जो है जो भी मतलब सेमेस्टर 2 के पर्सपेक्टिव से, तो उसका पूरा एक आपका समरी मिल जाएगा. नेक्स्ट यू आर गोइंग टू गेट मेनी MCQ क्वेश्चंस ऑन दैट एंड द सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जितने भी है उनको क्वेश्चन मिला आपको, आंसर तो डेफिनेटली है यार, उसका टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है. और इसमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है. वर्ड ऑफ एडवाइस बाय एक्सपर्ट्स कहीं कहीं आपको पॉइंट्स में मिलेंगे. MCQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे कि MCQ का आंसर है तो इसमें मतलब कि एक अच्छा आपके लिए सहूलियत दिया गया कि आपको MCQ की जो आंसर है उसके भी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे कि वाई ये आउट ऑफ 4 ऑप्शन दिस वन इज ओनली करेक्ट, तो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा. सो बेसिकली इंग्लिश 1 और 2, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा मैं हल्का सा इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का और हिंदी लैंग्वेज का. ये पर्टिकुलरली आप यू कैन यूज इट एज अ बुक ऑल्सो, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज. जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको कॉम्पोजिशन आने वाला है, लेटर राइटिंग, ईमेल, तो आपको उसका क्या एक चीज होता है, कैसे वो चीज लिखी जाती है, कैसे प्लानिंग की जाती है कॉम्पोजिशन की, अलग अलग टाइप के कॉम्पोजिशन ऐसे जिसे हमें कहते हैं, तो उसको लिखने क्या अच्छा तरीका है, निबंध लिखने का क्या तरीका है, एक लेटर राइटिंग लिखने का क्या तरीका है, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ से मेंशन है. एंड एग्जांपल्स तो बहुत सारे दिए गए, बहुत सारे मतलब रियली मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. जैसे कि हो सकता है किसी को ऐसे में पिक्टोरियल ऐसे अगर आ जाए उसमें दिक्कत होगा, तो हर एक चीज़ का उसमें मतलब आपको सॉल्यूशन भी दिया गया कि एक पिक्टोरियल को कैसे सोचा जाएगा. सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि यार इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को एक बुक की तरह आप यूज कर सकते हो. बाकी इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर की अगर बात करूँ तो बेसिकली यार उसमें मतलब जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो मतलब उसके एक समरी आपको मिल जाएगा. जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में इस एक्ट का पूरा सा समरी है, उसके रिलेटेड कितने सारे MCQs है, कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं विद प्रीवियस ईयर, तो है इसमें मेंशन. और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के लिए एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी मतलब एक बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम बेस्ड, मतलब डायग्राम करके पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया. सो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर आप उसे सही में अपने आप से देखोगे तो आपको मतलब एक बहुत ही बेटर आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हो क्या रहा है. तो यू शुड डेफिनेटली यार गो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्लेस कर दूंगा. इसका जब प्राइसिंग है यहाँ पर 749 लिखा हुआ, बट हाल फिलहाल में जब मैंने देखा तो इसका कुछ 600 समथिंग था. सो वटेवर कि अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो प्राइसिंग थोड़ा देर भूल जाना चाहिए, वो आपका फिर भी मैटर है, ठीक है. लेकिन अगर मैं बोलूँ तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हो इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सेकेंड टाइम बता रहा हूँ, और एक बार आप इस बुक को जरूर ट्राई कर सकते हो. बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं इस पर्टिकुलर बुक के बारे में.
ओके, सो आप एक बार जरूर ट्राई करना। एंड नाउ लेट्स कम बैक एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन स्टार्ट। ओके, सो अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि यार नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन होते क्या। सो इसकी कहानी जो है एक कहानी की तरह शुरुआत करते हैं। बेसिकली यार आप 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास है उसमें जब भी आप साउंड चैप्टर पढ़ते होगे उसमें आपको एक लाइन जरूर मिलता है कि साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। जब तक बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वो जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा नेचुरल, डैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो इसके बारे में पर्टिकुलरली आज हम लोग जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पर्टिकुलरली फोकस ऑन व्हाट इज नेचुरल वाइब्रेशन। फर्स्ट थिंग आपको एक हिसाब से क्वेश्चन ही बताते जाऊंगा कि इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि नेचुरल वाइब्रेशन को हम लोग फ्री वाइब्रेशन भी बोलते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज बेसिकली नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन को मैंने इसका डेफिनेशन की है, दो पार्ट में बांट दिया। पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि एक ऐसा वाइब्रेशन, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर मार्कर को मैं ले लेता हूं और इसे मैं एक क्या करता हूं, इधर एक तरफ फिक्स कर देता हूं। इस तरह ये फिक्स है, मतलब इस तरफ ये मूवेबल है। ऐसा अगर मैं करूं तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट कर सकता है। पर्टिकुलरली मैंने ऐसे एक तरफ फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ को मूवेबल छोड़ दिया। सो बेसिकली क्या है कि अगर मैं ऐसे ऐसे प्लग करूं, ठीक है, तो ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो रहा है कि पीरियोडिक वाइब्रेशन हो बॉडी का, मतलब आपने जस्ट थोड़ा सा प्लग किया और उसके बाद ये वाइब्रेट कर रहा है डिक 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 करके, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन ये पीरियोडिक हो, ठीक है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लिखा हुआ, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट दीजिए मुझे इस टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा देर बाद रुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बोले मतलब हो सकता है यहाँ हवा जो है ये इसे रोक रहा हो, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है। अगर इसी मार्कर को मैं एक वाटर में ले जाऊँ और वाटर में जाके मैं इसे एक जगह फिक्स कर दूं और इसे प्लग करूं, तो वाटर जो है, जो उसका लिक्विड का मॉलिक्यूल है, वो इसे रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ नेचुरल वाइब्रेशन में क्या बात हो रही है कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स होना ही नहीं चाहिए। मतलब जो यहाँ पर मैं एयर की बात कर रहा हूँ, वाटर में ले जा रहा हूँ, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, वो अगर ना हो तो आपको क्या लगता है कि क्या ये रुकेगा? एक बार जब मैंने इसे प्लग कर दिया तो क्या ये रुकेगा? अगर आपका आंसर है नो, देन यू आर करेक्ट। क्योंकि यार अगर कोई इसको रोकने के लिए रहेगा ही नहीं, तो ये तो एक बार मैं जैसे थोड़ा सा प्लग किया, उसके बाद ये वाइब्रेट करते गया, वाइब्रेट करते गया, वाइब्रेट करते गया। अच्छा, ये जो वाइब्रेट कर रहा है ये अलग अलग बॉडी का अलग अलग डिफरेंट भी हो सकता है। ये मार्कर है, अगर मैं यहाँ पर से डस्टर को ले लूँ, ठीक है, तो डस्टर को मैं एक बार वाइब्रेट करूँ तो हो सकता है ये 4 बार वाइब्रेट हो, और अगर मैं मार्कर को एक बार प्लग करूँ तो हो सकता है ये 8 बार वाइब्रेट हो। तो ये कितनी बार वाइब्रेट करेगा, मतलब कितनी बार ये बेसिकली ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा बॉडी है, ये मार्कर है या फिर ये डस्टर है। सो इट विल चेंज। जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जो नेचुरल वाइब्रेशन होती है, वो डिपेंड करेगी हर एक पर्टिकुलर बॉडी में। तो अब हम पूरा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। जो वाइब्रेशन है वो पीरियोडिक होगी, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो फिर से रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी। और क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके अगर आप सेरेना बुक को फॉलो करते हो तो वहाँ पर एक बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए। बेसिकली ये जो टॉपिक है पूरा एग्जांपल से ही भरा हुआ है, कंटेंट कम है, एग्जांपल्स ज़्यादा है, तो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट भी है। जैसे कि एक पेंडुलम ले लूँ, तो एक पेंडुलम को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसका एक बॉब होता है, ठीक है, तो इसे मान लेते मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, मतलब कि अगर मान लेते इस तरफ इतना गया, इस तरफ इतना गया, तो वापस से इतनी जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, इसे रोकने के लिए कोई है ही नहीं। तो ये तो क्या हो गया, एक पीरियोडिक वाइब्रेशन हुआ, टाइम टू टाइम वो फिर से एक चीज को रिपीट कर रहा है, एक चीज को रिपीट कर रहा है। तो एक ऐसा वाइब्रेशन जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना, कोई मीडियम ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली नेचुरल वाइब्रेशन बोलेंगे, या तो ये इसको क्या बोलेंगे, फ्री वाइब्रेशन। अच्छा, तो ये जो नेचुरल वाइब्रेशन है इसका क्या होगा, अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। अब इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। नेचुरल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये जब मैं ऐसे प्लग करूंगा, हो सकता है फॉर एग्जांपल ये 8 बार वाइब्रेट करे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 8। अगर 1 सेकंड में कर रहा है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का वही डेफिनेशन होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। मान लेते हैं एक बार में 8 वाइब्रेट किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 8 हो गई। अगर वो डस्टर 4 बार वाइब्रेट कर रहा था 1 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कितना, 4 हो गई। सो बेसिकली हर बॉडी का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। अगर बेटर वर्ड यूज करूं तो हर बॉडी का अपना अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी की
एक सेकंड में 8 ही बार रिपीट करेगा, एक 8 ही बार फ्रीक्वेंसी इसका जनरेट होगा, और उसका कितना होगा, 4 ही बार होगा। तो हर बॉडी का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, ये होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका कैसे बनेगा। ये क्या मैंने लिखा है, ये एम्पलीट्यूड, ये आपका रहता है मीन पोजीशन। ये जो मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये क्या आपका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। तो अब ये जो है, अगर मैंने ऐसे ऐसे किया, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लग किया, तो ये कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज होता है एम्पलीट्यूड, कि अपने मीन पोजीशन ये जब मैंने ऐसे प्लग किया तो कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया, तो कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, कितना मैक्सिमम नीचे जा सकता है, ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो बेसिकली अगर ये मीन पोजीशन है तो आपको पता है साउंड किस फॉर्म में चलता है, वेव की फॉर्म में। तो अगर मैं इसे एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, यहाँ लिखना मैंने भूल गया, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, क्योंकि मैक्सिमम कितना जा रहा है ऊपर, ठीक है, और इसका वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, 6 उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और इधर निगेटिव होता है, आपको इतना तो पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मैक्सिमम कितना ऊपर गया, मैक्सिमम कितना गया, ये होता है आपका क्या, एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नीचे जो हो गया वो मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड हो गया। सो दिस इज बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गौर करो, तो ये जो वेव ऐसे करके एक पर्टिकुलर बनाए, एक वेव कहाँ से कहाँ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वेव। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी वेव बन रहा है, अगर आप देखो तो एम्पलीट्यूड सेम ही है, मतलब यहाँ पर पहुंचा तभी भी ए है, फिर यहाँ से यहाँ गया तभी भी ए है। क्यों यहाँ पर हमेशा ए ही आ रहा है, वाई दिस इज, मतलब कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे प्लग करूँ तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, इसे धीरे धीरे रुक जाना चाहिए। मतलब पहली बार अगर इतना ऊपर गया तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ऊपर, फिर धीरे धीरे कम 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 होता चाहिए। ये तब होगा जब यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, जब इसको कोई रोकेगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई इसे रोकने के लिए है ही नहीं, मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो नेचुरल वाइब्रेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा, जो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो एक बार जितना ही मैक्सिमम इधर गया, नेक्स्ट टाइम भी ये उतने ही उधर जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम उतने ही उधर जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम उतने उधर जाएगा, क्योंकि इसको रोकने कुछ है ही नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, एक बार में ये 8 वाइब्रेट कर रहा है, फिर से इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर से 8 वाइब्रेट करेगा, थर्ड सेकंड में फिर से 8 वाइब्रेट करेगा, फोर्थ सेकंड में फिर से 8 वाइब्रेट करेगा। मतलब कि एम्पलीट्यूड बोल लो या फ्रीक्वेंसी बोल लो, दोनों क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर सेम रहने वाले हैं। सो आई होप दिस ऑल कंसेप्ट विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट नेचुरल स्टार्ट। ओके, सो आई होप कि आपका नेचुरल वाइब्रेशन वाला सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हो अगर आपको किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी दिक्कत है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डील विद डैम्प्ड वाइब्रेशन। अगर आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अच्छे से समझ लिया है, डैम्प्ड आराम से समझ में आने वाला है। बिकॉज लेट्स सी डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है। ये भी क्या है, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी है। बेसिकली ये भी अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। नेचुरल वाइब्रेशन में क्या था, वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी। अब ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स होगी। इसका लाइव एग्जांपल सामने में देख लो। ऐसे मैंने जब इसे प्लग किया, थोड़ी देर बाद ये रुक रहा है, मतलब यहाँ पर जो सराउंडिंग वाला मीडियम है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर में ले जाओ तो वाटर हो जाएगा, वो ऐसे कहीं ना कहीं रोक रहा होगा। डेफिनेटली यार, मतलब कि नेचुरल वाइब्रेशन जो चीज था, ठीक है, वो हम लोग कहाँ कर रहे थे, उसका मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। वो कभी भी होगा तो वैक्यूम होगा, कि वैक्यूम एक ऐसा जगह है जहां पर आपका कोई भी एक्सटर्नल मीडियम नहीं है, ना एयर है ना वाटर है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वहां उसे कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। मतलब इस मार्कर को मैं अगर स्पेस में ले जाऊं, ठीक है, और वहां पर मैं इसे थोड़ा सा प्लग कर दूं तो ये वाइब्रेट करेगा। क्या ये रुकेगा? नो, इट विल नॉट रुक, ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है। सो डेफिनेटली यार, अब हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन मतलब स्पेस से वापस ले आते हैं हम इसको धरती पे, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा प्लग करते हैं, ये रुक रहा है, थोड़ी देर बाद रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? क्योंकि यहाँ एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बोल रहे हैं नहीं तुमको मूव करने नहीं देंगे, तो ये मूव नहीं हो रहा है क्योंकि इसको रोक दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान सुना, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो कितने एक्सटर्नल फोर्स है? तो याद रखना यहाँ पर 2 एक्सटर्नल फोर्स है। एक हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको ज्यादा इज्जत नहीं दी जा रही है इस पर्टिकुलर बुक में, मतलब इसकी बात नहीं की जा रही है। एक और है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका नाम और एक है रेसिस्टिव फोर्स। तो बेसिकली यहाँ पर 2 फोर्सेस होंगे
इसको रोकने के लिए। एक क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली वो होता है जो बॉडी को वापस अपने पोजीशन पे लाता है, रीस्टोर कर देता है। समझ में आ रहा है, रीस्टोर कर देता है मतलब ये इधर गया, मतलब अपने पोजीशन पहले ऐसा था, जैसे मैंने ऐसे प्लग के नीचे गया तो इसका अपना टेंडेंसी होता है कि नहीं भाई हम इधर नहीं जाएंगे, वापस अपना मीन पोजीशन पाएंगे, मतलब अपना रीस्टोर अपने आप को कर लेंगे। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये अपने आप को बेसिकली मार्कर गिरने वाला था, तो बेसिकली अपने आप को रोकेगा, क्योंकि यार यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल्स है इसको नहीं चाहेंगे कि ये मूव करे, थोड़ी देर बाद इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे और रुक जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे रुक जा रहा है। किस कारण रुक रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ही है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम लोग रेसिस्टिव फोर्स बोल रहे हैं। यहाँ पर जब ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके जो सराउंडिंग में एयर के मॉलिक्यूल्स है ये इसे क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, इससे टकरा रहा है, एयर के मॉलिक्यूल इससे टकरा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, वो उसको रेसिस्ट कर रहा है, मूव नहीं करना चाह रहा है। एयर का मॉलिक्यूल यहाँ पर आराम से सोया हुआ एकदम मस्ती से देख रहा है, ऐसे इसको कोई धक्का दे रहा है, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है तो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव होंगे, तो बेसिकली वो भी इसको धक्का देगा, नहीं हम नहीं मूव करेंगे, अपनी जगह रहेंगे। सो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यही कहानी एक्चुअली में हो भी रही है, ठीक है। सो ऐसे जब हो रहा है तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसको रेसिस्ट करेंगे, नहीं तुम अपनी जगह जाओ, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका एनर्जी लॉस हो रहा होगा, कि हाँ इससे लड़ने में इसका एनर्जी लॉस हो रहा होगा, कि यहाँ पर क्या है इसके सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर ले जाओ तो वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो वो उसको रेसिस्ट करेगा, नहीं भाई तुम अपना पोजीशन पे आराम से रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, धीरे धीरे ये अपना वापस जगह पे आ जाएगा। ठीक वही चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। ये क्यों होता है यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले हमने अच्छे से एकदम ताकत से फोर्स लगाया था, ये ऐसे करके मूव किया, ऐसे 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 करके वाइब्रेट मूव किया, ठीक है। मान लेते सबसे पहली बार ये इतना ऊपर गया और इतना नीचे गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, एयर का मॉलिक्यूल से टकराया तो इसका एनर्जी कुछ उसको लड़ने में खत्म हो गया, तो नेक्स्ट टाइम ये उतना ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे धीरे करके रुक गया। मतलब क्या, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। दैट्स वाई इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं बोलूं कि इसका पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना, तो ऐसा कुछ बन जाएगा कि फर्स्ट टाइम मान लेते मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना गया था ए तक, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, थोड़ा सा दिख रहा घट गया, इधर भी दिखेगा थोड़ा सा घट गया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम और घट गया, घटते घटते बंद हो गया, रुक गया। सो दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका एग्जांपल की बात करो तो वही चीज ले लो यार, कि एक सिंपल पेंडुलम है, अब उसमें खाली एक वर्ड अपने चालाकी से मतलब यूज कर लेना कि द पेंडुलम इज इन एयर। वहां आप दिखा दो कि हाँ ये एक मीडियम आ गया, मीडियम आ गया, वो पेंडुलम है, ये मार्कर है, हम है, कोई भी हो, वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा तो धीरे धीरे रुक जाएगा, कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स तो प्रेजेंट है। ओके, सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द डैम्प्ड वाइब्रेशन स्टार्ट। ओके, सो अभी तक वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, बट यार अगर तुम अभी भी मेरे साथ यहाँ पर हो विथ योर फुल अटेंशन, देन ग्रेट यार, तुम अभी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। चलो मैं भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी तरफ मुस्कान, थोड़ा सा जोश लेके, और इसी जोश के साथ तुम्हें ये पढ़ना है। लास्ट जो वाइब्रेशन है दैट इज व्हाट, फर्स्ट वाइब्रेशन। बस एक छोटा टॉपिक है, कितना छोटा कंटेंट है बता देता हूँ, खत्म हो जाएगा। बेसिकली अभी क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या था, हम मतलब ठीक है प्लग कर रहे थे, लेकिन ये बस थोड़ा सा प्लग कर रहे थे, बाकी ये जो वाइब्रेट कर रहा था ये अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या, हमने वैसे थोड़ा सा प्लग किया और ये उसका छोड़ दिया, अपने तरफ से ये जितना वाइब्रेट किया उसका धीरे धीरे ये ऑसिलेशन रुक गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स थे। अब इसका नाम क्या है, थर्ड वाला, फोर्स्ड वाइब्रेशन। नाम ही बोल रहा फोर्स, मतलब कोई एक फोर्स आएगा जो इसको वाइब्रेट करेगा। अब एक्चुअली में हम लोग पूरा अपना जोर लगा रहे हैं, मान लेते हैं ये इसको थोड़ा सा ऐसे प्लग किया तो क्या हुआ, ये ऐसे वाइब्रेट किया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से का 4, जैसे शुरू में 8 लेते, चलो 8 ले लेते हैं, कि ये 8 वाइब्रेट करेगा 1 सेकेंड में। अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के एकदम कस के मार दिए खटक से, ये खट मान लेते हैं 16 बार वाइब्रेट कर दिया, तो ये 16 बार वाइब्रेट कर रहा है, किसके चलते कर रहा है, हम लोग चलते हैं। बचपन में एक छोटा सा कार आता था, ठीक है, जो मतलब ऐसे पकड़ के चलाते थे, जिंग जिंग जुम 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 ऐसे चलाते थे ना, तो बेसिकली उसमें क्या होता था, मान लेते हैं कि वो थोड़ा ऐसे बैटरी वाला था या फिर समथिंग लाइक दैट, कि उसको स्विच ऐसा करने से घुमाने से वो इतना स्पीड चलता था, हम लोग को मजा नहीं आता था, और स्पीड चलना चाहिए, पकड़ घसीट के और स्पीड से ठेल देते थे, स्पीड से आता था। तो वो जिस फोर्स के साथ चल रहा है वो हम लोग लगाए, उसका एक नेचुरल फोर्स था कि हाँ उसको एक बार चाबी घुमा दो 4-5 बार तो वो धीरे धीरे चलेगा। शायद नाव था या जो भी था यार, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो अपना फोर्स चल रहा है, उसका नेचुरल है, लेकिन हम लोग का मजा नहीं आया, और स्पीड चलना चाहिए, पकड़े घसीट दिया ऐसे खटाक से, तो वो क्या हुआ, ये हम अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे ताकि वो और स्पीड से चले। तो यही चीज कुछ काम यहाँ पर फोर्स वाइब्रेशन में भी हो रहा है, कि हम लोग खुद से अपने तरफ से फोर्स दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल आदमी एक फोर्स दे रहा है उस पर्टिकुलर चीज को, ताकि वो एक्सटर्नल की तरफ वाइब्रेट करे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी ये भी है, लेकिन यहाँ प्रेजेंस क्या रहेगा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स रहेगा।
अगर हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात करें उसमें क्या क्या फोर्स प्रेजेंट थे, एक तो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स था, एक था फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स वाइब्रेशन में क्या हुआ, हमने एक्सटर्नली अपनी तरफ से एक और फोर्स लगा दिया, मतलब कि और साथ दे दिया कि भाई इस बॉडी को रोको या समथिंग लाइक दैट, कि हम लोग और अपनी तरफ से फोर्स दे दिए। तो यहाँ पर एक और फोर्स ऐड हो गया विच इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। मतलब ये तो पहले से ही प्रेजेंट थे, हाँ एक और इसको साथ ही मिल गया, कौन सा, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाला। अब ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है ये क्या करेगा, मान लेते हैं बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी था 8 बार वाइब्रेट करेगा, अब हमने इसको ताकत लगा के इसको 16 बार वाइब्रेट करा दिया। तो इससे क्या हो गया, ये बॉडी किस फोर्स से या किस वाइब्रेशन से ये ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे हिल रहा है, किस फोर्स की वाइब्रेशन की, हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वाइब्रेशन से। इसीलिए इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन जो बॉडी मतलब कि ऐसे ऑसिलेट करता है या जो बॉडी वाइब्रेट करता है, कुछ ही बोलो ठीक है, वाइब्रेट वर्ड विल बी बेटर, ठीक है, जो बॉडी वाइब्रेट करता है वो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करता है, जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, जो एक्सटर्नली अप्लाइड जो फोर्स है, इस एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स में से जो इसको फ्रीक्वेंसी मिली उस फोर्स से ये वाइब्रेट करता है। तो अगर मान लेते ये क्वेश्चन आ गया कि इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन जो बॉडी वाइब्रेट करता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है कि एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स से वाइब्रेट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक्सटर्नली अप्लाइड, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग दे रहे हैं धीरे कर देगा तो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, तो ये स्पीड कर देगा तो स्पीड से वाइब्रेट करेगा। तो ये पर्टिकुलरली जो सारा खेल हो रहा है किसके चलते हो रहा है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है। अच्छा यहाँ पर एक कमाल की बात है कि इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजोनेंस, जो कि क्या एक स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन है। समझते हैं उसका क्या जरूरत था। अब जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी था कि 8 बार 1 सेकंड में वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। अब हमने इसे जोर लगाया, कितना कर दिया, 16 बार इसे वाइब्रेट करा दिया। तो यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट आया, क्या ये मतलब खुश रहेगा, मतलब कि जबरदस्ती से डबल काम करा लिया। आप काम कर सकते हो कि आप 2 घंटा पढ़ सकते हो, आपको जबरदस्ती पीट पाट के मतलब बोलेगा नहीं 4 घंटा पढ़ो 8 घंटा पढ़ो। तो मतलब एक सिनेरियो ले रहा हूँ, इसको दिल पे मत ले लेना, ठीक है, एक बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही दिल पे ले लेते हैं, कुछ अलग ही लेवल का बात हो जाता है, प्लीज डोंट गो ऑन दैट, ठीक है। बेसिकली बात करें, ठीक है, कि इसका अपना टेंडेंसी कि भाई मैं 8 बार वाइब्रेट करूंगा, मैंने इसे जबरदस्ती 16 बार वाइब्रेट करा दिया, तो क्या ये खुश रहेगा, खुश रहेगा कि ये सब चीज बोलना पड़ेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो ये खुश नहीं रहेगा। मतलब यहाँ जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो लो बनेगा और ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इट विल डाई आउट सून। ये जो यहाँ फ्रीक्वेंसी होने वाला है ये जितनी बार वाइब्रेट करेगा जल्दी से खत्म हो जाएगा। बोलने मतलब ऐसे किया 16 बार से जल्दी जल्दी वाइब्रेट करा दिया, तो ये क्या हुआ, ये जल्दी जल्दी धीरे धीरे करके जल्दी से खत्म हो जाएगा, कि ये इतनी मतलब इसका फ्रीक्वेंसी नहीं था, इसका था 8 बार, लेकिन हम इससे करा दिए 16 बार। मतलब कि यहाँ जो आपका यहाँ पर जो आपका वाइब्रेट कर रहा है उसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, सेकंड बार ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगाएं, ध्यान सुनना, ठीक है, एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगाएं और वो जो पीरियोडिक फोर्स का वाइब्रेशन है वो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी था 8, हम भी उतना ही फोर्स दिए कि भाई तुम 8 बार वाइब्रेट करो, तब तो ये खुश हो जाएगा, वाह मजा आ गया कि 8 बार मैं कर सकता हूँ, 8 बार आपने भी मुझे बोला करने के लिए, तो इसको मजा आ गया। तो ये जो मजा आ गया यही होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, जिसमें जो एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नली ही लग रहा है पीरियोडिक फोर्स, लेकिन वो जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है वो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बात मतलब मैच कर जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ओवरव्यू बेसिकली यही है कि जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाए तो रेजोनेंस होता है, अगर वो मैच नहीं करता है तो बेसिकली यही कहलाएगा नेचुरल फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाएगा। तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो है, क्योंकि इसमें और 2-3 चीज और बातें करनी है। तब तक क्लियर, इस वीडियो में रखते इतनी तक। आई होप कि नेचुरल और डैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशन ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो, बट यार क्लास 10th में हो, थोड़ा डीप में जानना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। एक पॉइंट खाली छोड़ गया, अभी अचानक से याद आया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। जो यहाँ पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है ना, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि यही ड्राइव कर रहा है इसको, ड्राइव मतलब कार नहीं ड्राइव कर रहा है, यही इसको ड्राइव कर रहा है आगे मूव करने में, यही इसको ऐसे मतलब मूव करा रहा है, इसी को यही वाइब्रेट करा रहा है। तो ये जो कौन करा रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स ही है जो इसको मतलब ड्राइव करा रहा है। हाँ भाई तो इतना वाइब्रेट करो, कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसका एक और नाम दे दिया ड्राइविंग फोर्स। जस्ट हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सो हमने उसे बता दिया। चलो अब रखते हैं इस वीडियो में इतने ही तक, काफी ज्यादा लेंदी नहीं हो जाए इसलिए इस वीडियो को इतने रखते हैं। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर किसी पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली गो इन द कमेंट सेक्शन, आप वहां पूछ सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर डाउट था, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। एंड रखते हैं इस वीडियो में इतने तक, एंड आई विल डेफिनेटली मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करो एंड सेमेस्टर 2 यू आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू।